देखिए, इस सीरीज़ में हम देखेंगे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास में भी क्या चर्चा करेंगे हम, विशेषकर हम देखेंगे कि भारत के पहाड़, नदियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा भारतवर्ष का जो इतिहास रहा है वो किस तरीके से रहा है। मतलब भारतवर्ष का इतिहास उस भाग फर्स्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ रही है, मतलब टॉपिक कौन कौन से रहेंगे हमारे। तो देखिए, टॉपिक में हमारे रहेंगे भारतवर्ष, उसके पहाड़ और नदियाँ, प्राचीन समय में भारतवर्ष की दशा क्या थी, आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों का समय 2000 से 1500 तक रहा है, रामायण के समय के बारे में पढ़ेंगे, श्री रामचंद्र जी की कथा पढ़ेंगे, महाभारत के समय की बात पढ़ेंगे, कौरव और पांडवों की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे, हिंदुओं का पुरातत्व, मतलब 1000 वर्ष से 200 वर्ष तक हिंदुओं का पुरातत्व किस तरीके से रहा है, महात्मा बुद्ध जो कि 557 वर्ष से 477 वर्ष तक इस तरीके से रहे हैं, बुद्ध का मत, जैन मत, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब एक एक चीज़ हम देखेंगे इसके बारे में। फिर बौद्ध मत का समय, यूनानियों का भारतवर्ष में प्रवेश किस तरीके से हुआ वो हम देखेंगे। और फिर बौद्ध समय के बड़े राजा, उनके रियासतें देखेंगे हम। बौद्ध समय में भारतवर्ष की अवस्था किस तरह से रही है 200 वर्ष से 600 ईस्वी तक। पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, पौराणिक समय के हिंदू देवता, हिंदू महात्मा कौन कौन थे। राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनवी जो कि 997 ईस्वी से 1033 ईस्वी तक रहा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, इन टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। जैसे मोहम्मद गोरी का काल जो कि 1186 से 1206 तक, फिर पठान बादशाह 1206 से 1526, गुलामों का वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, तैमूर वंश। फिर हिंदुस्तान की दशा, तैमूर के जाने के पीछे, मतलब तैमूर जब चले गए थे तब हिंदुस्तान की दशा किस तरीके से रही। दक्षिण में पठानियों की चढ़ाई, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, और दक्षिण के मुसलमानी रियासतें जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, मुग़ल वंश में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद में बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, बाबर का क्या मामला है। हुमायूं के बारे में, सूरवंश के बारे में, अकबर के बारे में 1556 से 1606, फिर अकबर के बाद में जहांगीर 1605 1627, शाहजहाँ 1627 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। फिर भारतवासी और यूरोपियों में वाणिज्यिक व्यवहार का किस तरीके से आरंभ हुआ, किस तरीके से वाणिज्य हुआ। फिर संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, शिवाजी की बढ़त किस तरीके से मिली। फिर मुग़ल राज की घटती जो आकांक्षा है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल राज की जो घटती शक्तियाँ हैं, किस वजह से मुग़ल राज की शक्तियाँ घटी, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मराठों की बढ़ती हुई दशा के बारे में। ये जो मराठों की बढ़ती हुई दशा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं भारतवर्ष और उसके पहाड़ और नदियाँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहला ये टॉपिक है हमारा भारतवर्ष, उनके पहाड़ और नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि भारतवर्ष में, पहली बात तो भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, भारत जो है, और एशिया के दक्षिण त्रिभुज के आकार समुद्र में घुसा हुआ है। मतलब कि हम कह सकते हैं दक्षिण त्रिभुज के आकार का है ये, और एशिया के दक्षिण में है और त्रिभुज के आकार का है भारत। इसकी उत्तर की भुजा पर क्या है, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। जो ऊंचे पहाड़ हैं उनको कहाँ पर है, उत्तर की भुजा पर है। इसके पूर्व और पश्चिम में क्या है, समुद्र लहरें हैं, मतलब समुद्र लहरें हैं, समुद्र है एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो हिमालय जो शब्द है यहाँ पर दो शब्दों से बना है, हिम प्लस आल्य। हिम मतलब बर्फ़ होता है, आल्य मतलब घर, मतलब बर्फ़ का घर, मतलब हिमालय पर बर्फ़ पाई जाती है, आप ये मान सकते हैं। और यह पृथ्वी भर में सबसे ऊंचा पहाड़ है, हिमालय जो है पूरी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इस देश को एशिया और देशों से अलग करने की एक बड़ी भीत सा ये उठा हुआ है। मतलब आपको एशिया से अलग करने का काम ही हिमालय करता है। और हिमालय की चोटी जो है वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं,
और ठंडक भी ऊपर ऐसी होती है, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रह सकते, नहीं वहाँ पर पेड़ उग सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि ये जो हिमालय है ये पूरब के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक चली जाती है। तो उत्तर की ओर ये जो श्रेणी है, हिमालय की श्रेणी, पूरब के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक चली जाती है। और उत्तर की ओर इस देश से कोई नहीं आ सकता, मतलब कि उत्तर से देश की रक्षा करती है। और पर पूरब और पश्चिम दोनों सिरों पर पहाड़ है, बहुत नीचे हो गए हैं, और जिनके बीच में बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, जिन्हें हम दर्रा कहते हैं। तो दर्रा किसे कहते हैं? जो यहाँ पर हिमालय पर्वत में जो खाइयाँ बन गई है, घाटियाँ बन गई है, उन्हें हम दर्रा कहते हैं यहाँ पर। और इनसे होकर के लोग आते जाते हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो दर्रे हैं, उनसे ही लोग आते जाते हैं, क्योंकि नीचे हो गए वहाँ पर। और इन घाटियों से कहीं ना कहीं हज़ारों फीट ऊँचे हैं घाटियाँ भी। जो घाटियाँ बनी हुई है, दर्राएँ बने हुए हैं, वो घाटियाँ भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऊँची हैं। मतलब कुछ कुछ रास्ते हैं उस तरीके से बन गए हैं जहाँ के लोग वहाँ पर आ जा सके। और इसमें ज़्यादातर है बर्फ़ जमी रहती है। और हम बात करें उत्तर पश्चिम की जो नीची पहाड़ियाँ हैं, उनमें एक पहाड़ी का नाम है जिसको हम बोलते हैं सुलेमान पहाड़ी। क्या बोलते हैं? सुलेमान पहाड़ी बोलते हैं उसको। और इसका सुलेमान पहाड़ी का जो मुख्य दर्रा है उसको हम क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लें, देखिए सुलेमान पहाड़ी का जो मुख्य दर्रा है थोड़ा सा, उसको हम देवरा बोलते हैं। थोड़ा सा ही जूम नहीं हो रहा। देखिए जैसे उत्तर पश्चिम की जो नीची पहाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादा कुछ हो गया कुछ, उत्तर पश्चिम की नीची पहाड़ियाँ, उनका नाम क्या है? सुलेमान पहाड़ी है। मतलब नीची पहाड़ियों की एक श्रेणी है, उस नीची पहाड़ी की श्रेणी को हम कहते हैं सुलेमान। और इसका मुख्य दर्रा है वो खेबर है। और उत्तर पूर्व में यहाँ पर पटकोई की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पटकोई की पहाड़ी। और इस पहाड़ी और हिमालय के पूरब के सिरे के बीच में होकर के यहाँ पर महानद ब्रह्मपुत्र से अपने लिए राह बना ली है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने लिए राह बना ली है। और उत्तर पूर्व में भारत आने की जितनी राहें हैं वह ब्रह्मपुत्र की बनाई हुई है। मतलब उत्तर पूर्व में भारत आने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं हिमालय में, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि ये जब रास्ते बना लिए हैं ब्रह्मपुत्र नदी ने, तो हिमालय के दक्षिण में हम देखें, दक्षिण में हिंदुस्तान का बड़ा मैदान है। तो ये पॉइंट हम देख लेते हैं कि दक्षिण में हिंदुस्तान का बड़ा मैदान जो कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर हिमालय के दक्षिण में हिंदुस्तान का बड़ा मैदान है। ये आप देख लीजिए, हिमालय के दक्षिण में हिंदुस्तान का बड़ा मैदान है। और इसमें दो बड़ी नदियां हैं, सिंधु और गड़गा, कि सिंधु और गंगा बोल सकते हैं वैसे। गड़गा यहाँ पर पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। तो ये दक्षिण हिंदुस्तान का बड़ा मैदान है, वहाँ पर है सिंधु नदी। और ये गंगा तो नहीं है इस दक्षिण में, भारत के राज्य दक्षिण में गंगा तो नहीं है, तो ये गड़गा ही नदी रहेगी, गड़गा नदी बहती है। तो सिंधु पश्चिम के भाग को सींचता है और गड़गा है वो पूरब के भाग की प्यास बुझाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हिमालय के दक्षिण भाग अगर हम चले जाते हैं, दक्षिण वाले भाग में, तो वहाँ पर दो नदियाँ हैं, सिंधु और गड़गा। सिंधु है वो पश्चिम वाले भाग को सींचती है और गड़गा है वो पूरब की प्यास बुझाती है। और लंबे चौड़े देश के दक्षिण विंध्याचल और सतपुड़े के पहाड़ भी हैं यहाँ पर, जो भारतवर्ष के बीच में पटके की तरह बंधे पड़े हैं। जैसे हिमालय पहाड़ भारतवर्ष को एशिया से अलग करता है, वैसे ही विंध्याचल है दक्षिण देश को उस भाग से बांटे हुए है जो मुख्य हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब कि विंध्याचल के इधर वाला जो एरिया है वो मुख्य हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और दक्कन या दक्षिण भारतवर्ष का वह भाग जो मुख्य हिंदुस्तान के दक्षिण में है, विंध्याचल पहाड़ दोनों के बीच में है। और ये जो पहाड़ है
पश्चिम की ओर बराबर समुद्र तक चला गया है, परंतु पूरब में इसकी ऊंचाई है वो घटती गई है, जहाँ तक कि इसके नीचे होने से यहाँ पर चुटिया नागपुर का पहाड़ बन गया है। मतलब जो ऊंचाई है वो नीचे हो गई है, इस वजह से यहाँ पर चुटिया नागपुर का पहाड़ बन गया है। और जो लोग दक्षिण में बसे हैं वे प्राचीन काल से इसी राह से हिंदुस्तान आए हैं। अब दक्षिण के देश में पहाड़ियाँ और नदियाँ भरी पड़ी हैं अगर हम बात करें, और पश्चिम में पर्वत श्रेणियाँ भरी पड़ी हैं। और पश्चिम में जो पर्वत श्रेणियाँ बड़ी भरी पड़ी हैं उनको हम पश्चिम घाट से भी प्रसिद्ध कहते हैं, मतलब पश्चिम की घाटियाँ भी कहते हैं। और पूरब की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको हम पूर्वी घाटी भी कहते हैं। तो घाटियाँ हैं उनके नाम उनके हिसाब से पड़े हैं। पश्चिम की पर्वत श्रेणियाँ कहलाएंगी और जो घाटियाँ हैं उनको हम क्या कहेंगे, पूरब की घाटियों को पूर्वी घाटी कहते हैं। तो ये श्रेणी है पहले से बहुत नीची है। दक्षिण की प्राय सब नदियाँ हैं वो पश्चिम घाट से निकलती हैं। जितनी भी नदियाँ हैं दक्षिण में वो कहाँ से निकलती है, पश्चिम घाट से निकलती है। और पूरब की बहती हुई पूर्वीय घाटियों को चीरती हुई समुद्र से गिरती हैं। तो दोनों घाटों और समुद्र के बीच में कुछ तरी है, और पूर्वी घाटी की तरी सिकुड़ करके उत्तर में बहुत छोटी रह जाती है, परंतु दक्षिण में इसकी चौड़ाई बहुत है, जहाँ इन्हें हम क्या कहते हैं, कर्नाटक का मैदान कहते हैं। तो कर्नाटक का मैदान कहाँ पर है, दक्षिण में, जो जो घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं बाद में। तो उत्तर से दक्षिण जाने का रास्ता इन्हीं तरेटियों से होकर के जाता है जो दक्षिण में जाकर के चौड़ी हो जाती हैं। तो उसके बाद में ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एपिसोड जिसमें 7 पॉइंट हैं। तो सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे, सेकंड एपिसोड जो सीरीज़ है उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में भारतवर्ष की दिशा किस तरीके से थी, किस तरीके से कन्वर्ट हुआ प्राचीन भारत से, हम कंदमूल खाते खाते किस तरीके से प्रगति किए थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो है, आप इसको एज ए ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, क्योंकि बुक है ये, एक तरीके से बुक पढ़ना तो सबको आता ही है, लेकिन आप समय के यूटिलाइज करने के लिए, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास प्रॉपर, तो आप इसको एज ए ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा समझाना लायक कुछ है नहीं है, क्योंकि एक तरीके से बुक रीडिंग ही है एक तरीके से, बस इसको ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं। तो ये ऑडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है वो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस बुक की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें, ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें पूरी बुक को। धन्यवाद।